आज हम क्लास 10 की ज्योग्राफी देखेंगे और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट और ये पार्ट 1 होगा। तो आज हम चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। सबसे पहले बात करते हैं हम कि व्हाट इज द रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज इज एनीथिंग दैट फुलफिल द ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड द रिसोर्सेज। एंड वन कंडीशन इज दैट आप जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हो वो टेक्नोलॉजिकल ही एक्सेसिबल हो, मतलब आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और इकोनॉमिकली फिजिबल हो, मतलब आप ना कहीं ऐसा ना हो कि उन रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने इतने पैसे लगा दिए जितना उनका उनसे जो प्रॉफिट होने वाला था वो कम पड़ जाए, ठीक है। कल्चरली मतलब देखिए सारे रिसोर्सेज किसी मतलब सारे रिसोर्सेज कल्चरली एक्सेप्टेड नहीं होते सभी लोगों को। जैसे कहीं पर आपने देखा है कि हम डैम बनाते हैं तो कुछ पॉपुलेशन, उसकी लोकल एरिया की पॉपुलेशन वहाँ का, हाँ, वहाँ पर क्या करती है, प्रोटेस्ट करती है। उसका उसका रीजन ये हुआ कि वो कल्चरली एक्सेप्टेड नहीं है, वो ठीक है, कल्चरली वहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं है। तो हमारे पास कल्चरली भी एक्सेप्टेड होना चाहिए, जिस रीजन में भी हम रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो कल्चरली भी एक्सेप्टेड होना चाहिए। अब बात करते हैं हम कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स है। देखिए रिसोर्सेस बेसिस ऑन द क्लासिफिकेशन हम बात कर सकते हैं कि बेसिस ऑफ द ओरिजिन, उनका ओरिजिन क्या था, क्या वो लिविंग थिंग है, ठीक है, या फिर वो नॉन लिविंग है। अगर नॉन लिविंग होंगे दैट इज द अबायोटिक, फॉर एग्जांपल वाटर, एयर। अगर वो लिविंग थिंग है फॉर एग्जांपल प्लांट, तो प्लांट आर द बायोटिक एनिमल्स। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टेबिलिटी, मतलब कुछ रिसोर्सेस, मतलब हम रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं कि एग्जॉस्ट किया जा सकता है या नहीं किया सकता। फॉर एग्जांपल कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं कि रिन्यूएबल एंड सम रिसोर्सेस आर द नॉन रिन्यूएबल। फॉर एग्जांपल कोल आर द नॉन रिन्यूएबल। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, तो ओनरशिप के बेसिस पर इंडिविजुअली हो सकते हैं, कम्युनिटी हो सकती है, नेशनल हो सकती है, इंटरनेशनल। जैसा इंडिविजुअल के बारे में मैं बात करता हूँ तो इंडिविजुअल के बारे में इस टाइप से हो सकते हैं कि जैसे कि आपने गल्फ कंट्री के अंदर देखा होगा तो वहाँ पर जो पर्सन होता है, सपोज करो कोई प्राइवेट पर्सन हो, उसके फील्ड के अंदर ऑयल फील्ड होते हैं, उसके ऑयल के जो कुएं होते हैं वो होते हैं, मतलब एक पर्सन के भी ऑयल के कुएं हो सकते हैं, कम्युनिटी के भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जो ऑयल के कुएं हों वो 5-6 कम्युनिटी के हों। नेशनल भी हो सकते हैं, किसी सऊदी, मतलब ऐसा होता है सऊदी गवर्नमेंट की, सऊदी की जो गवर्नमेंट है उसके भी हो सकते हैं, और नेशनल इंटरनेशनली भी हो सकते हैं। मतलब जैसा हमारे पास यूएन हो गया तो यूएन के भी, जैसे कि आपने इंडियन ओशन में आप जाकर वहाँ पर माइनिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो जो रिसोर्सेस हैं वो सब इंटरनेशनल है, मतलब यूएन के रिसोर्सेज है, पूरे वर्ल्ड के रिसोर्स है, किसी एक का उन पर हक नहीं है। फिर बात करते हैं कि स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट। देखिए आपके ये हम कर सकते हो, पोटेंशियल कर सकते हो, डेवलप स्टॉक कर सकते हो, इन पर भी बेसिस हो सकता है कि स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट के बेसिस पर। अब देखिए कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं नेचुरल होते हैं, कुछ ह्यूमन मेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन की बात करें तो स्ट्रक्चर एंड द इंस्टीट्यूशंस, इसका मतलब ये हो गया कि हमने ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए, फॉर एग्जांपल स्कूल, तो स्कूल भी एक रिसोर्सेस है, हम पढ़ने जाते हैं, दैट इज द रिसोर्सेस। क्वांटिटी एंड द क्वालिटेटिव, इसका मतलब होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को बोल सकते हो ह्यूमन कैपिटल, मतलब स्किल्ड वर्कर। अगर आप एक डॉक्टर हो तो आपके अंदर स्किल है, तो मतलब वो एक कैपिटल होगा, वो भी एक रिसोर्सेस है। अगर नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो कुछ होते हैं हमारे पास रिन्यूएबल, कुछ होते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल के अंदर भी कुछ ऐसे रिसोर्सेस होंगे जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हों, और कुछ कैसे होंगे, कुछ कंटिन्यूस होंगे। फॉर एग्जांपल आप ये बोल सकते हो कि विंड हो गया, तो वो क्या है, फ्लो करती है, वाटर हो गया। और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के अंदर आपके पास एनिमल आ सकते हैं, प्लांट्स आ सकते हैं, दैट इज द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज आ सकते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जिनको रिसाइकल कर सकते हैं, और ऐसे रिसोर्सेज नॉन रिसाइकेबल, मतलब एक बार आपने कोल को एग्जॉस्ट कर लिया फिर वापसी नहीं आएगा, उसको
काफ़ी साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसकी फॉर्मेशन में, ठीक है। तो कुछ ऐसे और सिर्फ और रिसाइकेबल ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप रिसाइकल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अपना लैपटॉप यूज़ करते हो, उसके अंदर काफ़ी कंपोनेंट गोल्ड के लगा जाते हैं, तो आप रिसाइकल करके गोल्ड वापसी निकाल सकते हो और फिर उसके अंदर आप किसी दूसरी भी चीज़ में उसको यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ द रिसाइकेबल रिसोर्सेज। अब हम बात करें कि डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। देखिए, रिसोर्सेज आर द वेरी वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल, नंबर 1। नंबर 2, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। नंबर 3, दे आर द फ्री गिफ्ट टू द ह्यूमन। तो ऐसा नहीं है आप इनडिस्क्रिमिनेटली उनको एग्जॉस्ट करो, मतलब उनका बहुत अंधाधुंध तरीके से यूज करो। अगर आप आज के रिसोर्सेज के साथ, अगर मतलब आज जो रिसोर्सेज हैं और जो आज की जो जनरेशन है, उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम क्या काम करें, इन डिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इसकी वजह से क्या होगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। और एक प्रॉब्लम क्या है, और दूसरी प्रॉब्लम ये, तीसरी प्रॉब्लम ये है कि कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक ऑक्सफोम, एक मैं नाम तो जरूरी नहीं, एक ये इनइक्वलिटी रिपोर्ट निकालती है हर साल। तो इसमें ये कहती है कि इंडिया में 1% रिच लोगों के पास, ठीक है, रिच लोगों के पास इंडिया का 40% वेल्थ है। अब देखिए, इतनी इनइक्वलिटी है। और नीचे से जो गरीब लोग होते हैं, उन गरीब का 50% में से केवल उनके पास 4% रिसोर्सेज। दिस इज द वेरी ह्यूज इनइक्वलिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। तो देखिए, ये इसलिए ये आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही। जबकि होना चाहिए था कि बैलेंस डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपके जो रिसोर्सेज है किसी एक के हाथ में यूज ना हो। एक तो उसका रिसोर्सेज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात आती है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ओरिजिन कब से शुरू होता है? देखिए, जब 19th सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पर था, ठीक है, पीक पर था, तो उस पर क्या होता है, बेस्ट वर्ल्ड नाम है, और यूरोप की कंट्री ने खूब दबाकर रिसोर्सेज का यूज किया। उसकी वजह से हुआ क्या, रिसोर्सेज डिप्लीट होने शुरू हो गए, ठीक है। और क्या हुआ, डिप्लीशन, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ, नंबर 2 एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ये दो प्रॉब्लम सामने आई। अब इन दो प्रॉब्लम को, मतलब क्या होता कि डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट, भाई आप डेवलपमेंट भी करो और एनवायरमेंट को भी बचा कर रखना। इन सारी चीज़ों को देखते हुए 99 पूरे वर्ल्ड के लीडर 1992 में इकट्ठा होते हैं। कहाँ पर इकट्ठा होते हैं? ये होते हैं ब्राज़ील के अंदर एक जगह, शहर का नाम है डी जेनेरियो, ठीक है। यहाँ पर एक समिट होती है, उस समिट का नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, और इसको अर्थ समिट भी बोला जाता है, और इसको रायो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 भी बोला जाता है। 1992 में हुई थी, इसलिए इसको बोला जाता है। पूरे वर्ल्ड के लोग ये यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इन्होंने सबसे पहले कि डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट पर ध्यान दिया, क्योंकि डेवलपमेंट तो हो रहा था, लेकिन उस डेवलपमेंट की कॉस्ट पर जो रिसोर्सेस थे, मैं कैमरे को हाइड कर देता हूँ। जो डेवलपमेंट हो रहा था, उस डेवलपमेंट की वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। तो हमको ऐसा डेवलपमेंट करना है जिससे हमारे रिसोर्सेज भी बचे रहें, और इनइक्वलिटी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इन सारी चीज़ों को जब ये अर्थ समिट 1992 में हुई, तो यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स की बात करी, कुछ डॉक्यूमेंट को साइन किया गया है। एक तो इन्होंने बात करी कि हम अपनी जो बायोडाइवर्सिटी उसको बचा कर रखेंगे। एनिमल्स को, अगर आपने सारे प्लांट्स को कट कर दिया तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे, ठीक है। और फिर सारे प्लांट्स को कट करने के बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो कि आज हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को हमने मतलब 1992 से ही देखना शुरू कर देते, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत पहले से आने शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद में एक डॉक्यूमेंट साइन किया इन्होंने, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, और दूसरा एक डॉक्यूमेंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था एजेंडा 21। एजेंडा 21 बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? एजेंडा का मतलब हमारे कुछ मुद्दे होंगे, और 21 का मतलब होता है हम
21 सेंचुरी, ठीक है, 21 सेंचुरी में इन मुद्दों पर काम करेंगे। तो ये बात हुई थी। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंत, व्हाट रिप्रेजेंट दिस 21, तो दिस 21 रिप्रेजेंट द 21st सेंचुरी। ओके, और एजेंडा हमारे पास कि उस एजेंडा के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए थे, कौन कौन से मुद्दे इंक्लूड किए गए थे। तो उसके अंदर एनवायरनमेंट का मुद्दा था, उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी का मुद्दा था, उसके अंदर हमारे पास क्लाइमेट चेंज का मुद्दा इंक्लूड किया गया था। अब तो ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और इसके अंदर एक और मेजर ऑब्जेक्टिव रखा गया कि हम जब भी ये 21st सेंचुरी के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करेंगे तो हमारी अप्रोच लोकल से, जैसा कि हम लोकल पर ज़्यादा ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि लोकल लोगों को ज़्यादा पता होता है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा कि आप जो पॉलिसी जब भी बनाओगे, गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट से बोला जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट साइन किया, तो आप सबसे पहले लोकल लेवल पर देखो कि लोकल लेवल पर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप जो लोकल लेवल पर प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को अपनी पॉलिसी के अंदर इंक्लूड करें। तो ये इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया था। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको बोला जाता है कि ऐसा डेवलपमेंट, मतलब आप रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट तो कर रहे हो, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके लिए आपको बचा कर भी रखना है। पता लगा आप इसी जनरेशन में सारे रिसोर्सेज खा गए, तो फिर आपके जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन वो क्या यूज़ करेगी? तो उनके लिए भी बचा कर रखना है रिसोर्सेज को। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? अगर व्हाट इज द, आपसे पूछा है कि व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट द डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब हम अब जितने भी रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे उनका इफेक्ट आने वाली जनरेशन पर ना पड़े, उनके लिए भी हम कुछ रिसोर्सेज को बचा कर रखें। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आज का लेक्चर यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।